ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ी नई चीज है यहाँ पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो इसका नाम है सीरीज का, हमने रखा हुआ है सुपर 6 सीरीज। आईटी फर्स्ट ईयर के लिए, ऑल ट्रेड मतलब सभी ट्रेड के लिए। और जो यहाँ पे नाम रखा हुआ है, इसका भी एक मोटिव है, जैसे कि सुपर 6 सीरीज। इसका रीजन क्या है? देखिए, सुपर 6 सीरीज का मतलब है कि हम लोग हर एक पार्ट में 6 सीरीज का मतलब कि 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में भी वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को मालूम होगा, थ्योरी के नाम से आपका जो आता है टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उन 50 क्वेश्चन में जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं आपके ना, जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो 38 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के होते हैं वो 6 क्वेश्चन होते हैं। और जो आपके ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चन होते हैं, वह भी आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 गुणे 2 करेंगे तो आपके 12 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने? 6 क्वेश्चन है, लेकिन कितने नंबर के? 12 नंबर के। और कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं यार ये तो बहुत थोड़ा सा सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन या ड्राइंग का है, इसको छोड़ देते हैं। तो आप सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन या छोटा सा ड्राइंग नहीं छोड़ते हो, आप अपने 12 नंबर छोड़ देते हो। ड्राइंग छोड़ोगे तो वो भी 12 नंबर चला जाएगा। इस तरह से 24 नंबर आप छोड़ रहे हो, ना कि छोटा सा सिलेबस। ठीक है। तो अगर आपको पूरा नंबर अचीव करना है तो उसके लिए आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सिलेबस है तो और अच्छी बात है ना, आप इसको आसानी से पढ़ लो, आपके पूरे के पूरे 12 नंबर मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, शॉर्ट सिलेबस है तो उस हिसाब से हम लोगों ने भी क्या कर रखा है यहाँ पे, शॉर्ट आपको शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। उनमें जो आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोगों ने कलेक्ट कर रखा है। तो उसको मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो आपका जो है छोटा छोटा, देखिए 6 क्वेश्चन रहेंगे तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम समय लगेगा, तो मन भी लगता पढ़ने में। जब वीडियो की ड्यूरेशन छोटी दिखती है ना, कम दिखती है, 15 मिनट 20 मिनट, तो मन करता है यार चलो इसको देख लो। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा कि यार चलो इसको देख लेते हैं। और साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आसानी से तैयार भी होता जाएगा। एक ही साथ आपको बड़ा टारगेट दिया जाएगा तो हिट करने में दिक्कत होगी, छोटा टारगेट होगा आसानी से वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रहेगा हमारा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। और देखिए, सिर्फ रटना नहीं है, पढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा, मेरी आदत है, मैं कोई भी वीडियो करवाता हूं तो उसको डिटेल में जाता हूं। डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि आप उन चीजों को सीखो। ये नहीं कि आप पीडीएफ की तरह आपने देख लिया, उसका आंसर आपने रट लिया, आप जल्दी आ गए। नहीं, आप उस चीज को सीखिए। सीखने से फायदा ये होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस के भरोसे आपको नहीं बैठना है कि सर ने एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला नहीं आया, अब तो मैं गया फेल हो गया। नहीं, मैं कौन सा क्वेश्चन करवाया हूं, वो एग्जाम में आया कि नहीं, उससे नहीं मतलब है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पर क्वेश्चन आया कि नहीं, ये मतलब होता है। ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बदल ले, कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको मैंने बताया है कि कैसे करना। तो अगर सीखना है तो अच्छे से सीखिए। जिनको पीडीएफ की तरह एबीसीडी करना है, रटना है, तो वो लोग कहीं और जा सकते हैं। ठीक है। जहां पीडीएफ वाले जो चैनल है, कुछ चैनल है जो पीडीएफ वाला कराते हैं, तो वहां पे एबीसीडी एबीसीडी टिक मारिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसको आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपका जो पीडीएफ मैं करवाऊंगा उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप जो पीडीएफ है उनको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं पीडीएफ देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आपको सीखना है, यहाँ पर वीडियो देखना, अच्छे से सीखना है, सीखेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है। बाकी हमारे पेड क्लासेज वगैरह भी अवेलेबल है। आप उसको प्ले स्टोर से, ग्लोबल आईटी का मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर पे आप ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे ना, तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहां भी उसको डाउनलोड करके आप उसको एक बार देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी पढ़ना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं वेबसाइट आपको बता दूं कि डाउनलोड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globalIT.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में अपडेट आईटीआई कोर्स जनरली आपके मोबाइल फोन में दिखाई नहीं देंगे। कैसे दिखाई देंगे, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में से 3 डॉट बना होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन आपको सामने होंगे। फिर आपको आईटी कोर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, कई सारे ऑप्शन यहाँ सामने आएंगे। इसमें देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, पहला जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर लिखा हुआ है। नीचे देखेंगे सेकंड नंबर पे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे तो ओपन हो जाएगा। वहां पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे, टेस्ट वगैरह मिलेंगे, तो एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? ठीक है। तो देखिए, मैं आपको मिलीमीटर भी बताऊंगा, सेंटीमीटर भी बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके इर्द गिर्द जो चीजें हो सकती है हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ हमें यहाँ पे रटना नहीं, चीजों को सीखना है। ठीक है। ताकि कुछ चीजें अगर परिवर्तित हो, क्योंकि सिलेबस कोई बदल नहीं सकता, क्वेश्चन बदल सकता, सिलेबस कोई नहीं बदल सकता। ठीक है। सिलेबस वही रहेगा, तो सिलेबस वही रहेगा, तो अगर आप चीजें जानते रहोगे तो कुछ भी क्वेश्चन बदले कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो देखिए यहाँ कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखिए आपके पास है 1 इंच, 1 इंच में दरअसल अगर सेंटीमीटर की बात की जाए ना तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक चीज और आप जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। यह तो बहुत छोटी चीज है, आप लोग पहले पढ़ते आ रहे होंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है और हमें पता चला कि 1 इंच में भाई 2.54 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं और यहाँ क्वेश्चन में मिलीमीटर पूछा, मिलीमीटर मतलब mm, तो अब हमें mm चाहिए तो सेंटीमीटर हमें मालूम है, mm कैसे मिलेगा तो हमें मालूम, अगर सेंटीमीटर की जगह मैं mm लिखना चाहूँ तो मुझे 10 mm लिखना पड़ेगा। अगर मैं सेंटीमीटर की जगह mm लिखना चाह रहा हूं तो क्या है, सेंटीमीटर को हटाऊंगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर का है, सिर्फ सेंटीमीटर का है, दोनों एक ही बात है। तो सेंटीमीटर की जगह मुझे mm लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 mm लिखना पड़ेगा। तो बस वही चीज यहाँ पे होती है कि 2.54 सेंटीमीटर की जगह मैं mm लिखना चाह रहा हूं तो सेमी की जगह mm लिखने के लिए 10 लगाना पड़ेगा, 10 mm। क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए 1 के आगे जितना जीरो रहता है हमारा दशमलव उतना दाहिनी ओर खिसक जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, आगे भी क्वेश्चन में कई बार यूज होगा। एक छोटी सी चीज है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि 1 के गुणक में जितना भी शून्य हो, ठीक है, कभी भी हम गुणा करेंगे, अगर गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमेशा जितना, जैसे 1 के साथ 1 जीरो है तो 0.1 अंक दाहिनी ओर खिसकेगा। मतलब गुणा करते समय हमेशा 1 के साथ जितना जीरो होता है दशमलव हमेशा उतनी अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है। दशमलव कितना अंक दाहिनी ओर खिसकेगा, जितना 1 के साथ जीरो लगा होगा गुणा करते समय। लेकिन अगर एक भाग करना हो, अगर भाग किया जा रहा हो और 1 के साथ शून्य का गुणक हो तो 1 के साथ जितना जीरो होगा भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो दशमलव उतना ही बाईं ओर खिसकेगा। गुणा करने पर दशमलव दाईं ओर खिसकता है, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। गुणा करने पर दशमलव दाहिनी ओर खिसकता है और भाग करने पर दशमलव बाईं ओर खिसकता है। कितना खिसकता है, तो 1 के साथ जितना जीरो लगा होता है उतना ही वह बाईं ओर या दाईं ओर खिसकता है। गुणा पे दाईं ओर और भाग पे बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 हो गया, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक दशमलव, क्योंकि गुणा है तो 1 जीरो है तो 1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, 2.54 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां मैं लिख देता हूं 2.54, सॉरी 1 अंक खिसकाना था भाई ना, ये तो मैंने सेम चीज लिख दी। 1 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, 25.4 हो जाएगा ना, 25.4 mm। ये मेन पॉइंट हो गया आपका। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 25.4 mm। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 25.4 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है उष्मा की एसआई इकाई क्या है। देखिए उष्मा क्या है, उष्मा आपने देखा हो किसी भी चीज में हीट या उष्मा हमेशा क्या होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। कभी भी उष्मा किधर से किधर प्रवाहित होती है, तो हमेशा जो उष्मा होती है वह ज्यादा से कम की ओर। जैसे आपने देखा होगा, कोई आप मेटल ले लीजिए, ठीक है, इसमें यहाँ पे आग लगाइए, आगे से हीट कीजिए, जब यह यहाँ गर्म होता है तो फिर आप देखेंगे अगर आपने मेटल को यहाँ पकड़ा हुआ, आप आग यहाँ नहीं दे रहे, मेटल को आग यहाँ दे रहे, लेकिन आप यहाँ पकड़ रखे तो आपको यहाँ भी गर्मी महसूस होने लगती है। यहाँ भी मेटल आपका गर्म हो जाता है और आप हाथ से छोड़ देते जब ज्यादा गर्म होता है। तो कहने का मतलब है कि हमने हीट यहाँ पे दिया, यहाँ पे हीट ज्यादा उत्पन्न हुआ, लेकिन इधर हीट कम था, तो उष्मा क्या हुई, यहाँ पे जब हमने दिया तो उष्मा अधिक से कम की ओर प्रवाहित होने लगी, तो इसलिए इधर वाले हिस्से को भी गर्म कर दिया। तो जो उष्मा होती है हमेशा अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होती है। और उष्मा की मात्रक की बात करें तो यहाँ पे एसआई पूछ रखा है, कौन सा वाला पूछ रखा है, एसआई। यहाँ पे जितने भी चारों मात्रक है, चारों मात्रक हीट के ही है, उष्मा के ही है, लेकिन हमसे पूछा है एसआई वाला। तो देखिए मेन अगर हमारा देखा जाए मात्रक ना, तो ब्रिटिश वाला होता है, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, ब्रिटिश मात्रक होगा, यूज करेंगे हम लोग। और मीट्रिक, कौन सा, मीट्रिक यूज करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत ही हमारा एसआई आता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ठीक है। ये 3 प्रणालियां है हमारे, ब्रिटिश, मीट्रिक और अंतरराष्ट्रीय वाला। तो ब्रिटिश में जो होता है ना, जो एफपीएस सिस्टम होता है हमारा, एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे मात्रक आते हैं ना, उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम मतलब ब्रिटिश मात्रक बोलते हैं, जो एफपीएस सिस्टम में रहते हैं। फुट पाउंड आपका यह समय वाला हो जाता है, फुट में पाउंड में हम लोग जैसे मापते हैं, इसको फुट में, इसको पाउंड में और इसको सेकेंड में। मीट्रिक वाले में क्या है, तो जो हमारा सीजीएस है, सीजीएस मात्रक जो होता है, सीजीएस और जो हमारा एमकेएस होता है, सीजीएस और जो हमारा एमकेएस होता है, यह दोनों मीट्रिक में आते हैं। अंतरराष्ट्रीय में हमारा एसआई मात्रक आता है, और ज्यादातर मतलब मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो एमकेएस वाला मात्रक होता है वह ही एसआई वाला भी रहेगा, दोनों तरह ज्यादातर सेम हो जाते हैं, ज्यादातर केस में, ठीक है, हमेशा नहीं।
तो एक मैं आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं। तो ब्रिटिश मात्रक कौन से होते हैं, तो जो एफपीएस वाले होते हैं ब्रिटिश मात्रक है। मीट्रिक कौन से होते हैं, तो सीजीएस और एमकेएस वाले मीट्रिक मात्रक होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय वाला एसआई वाला मात्रक होता है। तो यहाँ पे उष्मा की एसआई इकाई पूछा, देखिए कैलोरी, कैलोरी भी उष्मा की एसआई इकाई, सॉरी उष्मा की इकाई है, लेकिन कौन सी एसआई है या कौन से, तो जो हमारा कैलोरी है नहीं, ये उष्मा की सीजीएस इकाई है, मतलब मीट्रिक वाला है सीजीएस। सीजीएस मात्रक है, सीजीएस किसमें है, मीट्रिक वाले में। जबकि हमसे एसआई पूछा है, अंतरराष्ट्रीय वाला पूछा है कि एसआई इकाई कौन सी है, तो जो कैलोरी है ये सीजीएस वाला हो गया। ठीक है, जूल क्या है, तो जो जूल है हमारा ना, यही कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है जूल। और एमकेएस दोनों में मैंने बताया ना, अक्सर एमकेएस वाला जो मात्रक होता है वही एसआई वाला भी होता है। तो एमकेएस में भी उष्मा की मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक कैलोरी, एमकेएस पद्धति में उष्मा का मात्रक जूल, और एसआई वाले में भी जूल। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसे सीएचयू लिख देता है। क्या लिख देता है, सीएचयू, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। यह क्या है आपका, देखिए सेंटीग्रेड और ब्रिटिश थर्मल, बीटीयू लिख देता है इसको। क्या लिखता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए नाम में ही ब्रिटिश लगा हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ब्रिटिश इकाई होगी। कौन सी इकाई होगी, ब्रिटिश इकाई होगी, मतलब ये एफपीएस सिस्टम में आएगा, यह ब्रिटिश इकाई होगी। तो जूल वाला हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। एसआई इकाई पूछा था, तो एसआई इकाई क्या है, जूल है। ठीक है, और जो सेंटीग्रेड हमारा हीट यूनिट है या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, तो ये क्या होता है, तो देखिए जल को पाउंड में इसमें लिए, एफपीएस सिस्टम है ना, या ब्रिटिश वाले में, ब्रिटिश में क्या होता है, एफपीएस होता है, फुट पाउंड, मतलब हम लोग द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक पाउंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाएं। ब्रिटिश की बात कर रहा हूं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कब बोलेंगे, तो जब 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 पाउंड जल ले लीजिए और उसका टेम्परेचर आप जितना भी उसका टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाइए। तो 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की हमें जरूरत पड़ेगी, वही उष्मा क्या कहलाती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। ठीक है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कब बोलेंगे, इसमें भी 1 पाउंड जल रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे 1 पाउंड जल का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा रहे थे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब 1 पाउंड जल का तापमान है, 1 पाउंड जल उतना ही जल है, लेकिन उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो वह हमारा कहलाता है कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी उष्मा की जरूरत हमें पड़ेगी, वही कहलाएगा क्या, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। उसके बाद बारी आती है कैलोरी की। कैलोरी किसको कहते हैं, तो 1 ग्राम जल, देखिए इन दोनों में 1 पाउंड जल था, कैलोरी वाले में क्या होगा, 1 ग्राम जल होगा। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 ग्राम जल होगा, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा, तो उसके लिए जो उष्मा की आवश्यकता होगी उसको कैलोरी बोला जाता है। एक चीज और होता है, कई बार पूछ लेता है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में जो होता है आपका ना, 1 कैलोरी में 4.186 या फिर कहीं कहीं पे 7 भी दिया होता है, 6 या 7 कुछ भी दे सकता है ना, या फिर कहीं कहीं पे 2 ही अंक लेता है, 4.18 दिया होता है, 4.186 या 4.187 या कहीं कहीं पे 4.18 ही दिया होता है। इतना जूल होता है 1 कैलोरी में, इस चीज को भी याद रखिए, कई बार डायरेक्ट इसको पूछ लेता है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई होंगे। यहाँ पे क्या था भाई, 1 पाउंड जल था, कितना था, 1 पाउंड जल था, उसका टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना था, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, और इस वाले में 1 पाउंड जल का टेम्परेचर हमें बढ़ाना था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट की बात। देखिए मूलभूत इकाई होती है, मौलिक इकाई और मौलिक राशि होता है, मूलभूत इकाइयां और मूलभूत राशियां होती है। तो जो मूलभूत राशि होती है उन्हीं से हमारा जो उत्पन्न होता है वो मूलभूत इकाइयां होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह मूलभूत राशि और इकाई कौन कौन सा होता है, तो देखिए हमारी जो मूल राशि होती है, यहाँ पे मूल राशि को वही दे रखा है, वही पूछ रखा है कि कौन सी हमारी मूल राशियां इकाइयां हैं। ठीक है, तो मूल राशि और मूल राशि से जो हमें मात्रक प्राप्त होते हैं वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक, मूल राशियां जो होती है हमारी लगभग कितनी होती है, 7 होती हैं। ठीक है, मूल राशि से जो मात्रक हमें मिलेगा वो मूल मात्रक कहलाएगा। मूल राशि हमारी 7 होती हैं, कौन कौन सी होती है, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय,
विद्युत धारा तापमान, ठीक है, ज्योति तीव्रता या फिर कहेंगे भी प्रकाश की तीव्रता भी लिखता है, तो दोनों एक ही बात है। और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारे मूल राशियां हैं और इनकी मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, क्या होते हैं इनके मूल मात्रक भी देख लेते हैं। तो जो ये 7 मूल राशियां हो गई और इनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। लंबाई भाई किसी जगह लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, मूल मात्रक होता है ऐसा ही बोला लेते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, यह इसकी मूल राशि हो गई। समय को सेकेंड में और विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता जो होता है हमारा इसको कैंडेला में मापते हैं। सीडी लिखता है इसको दिखाने के लिए ना, कैंडेला सीडी। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। यहां पे ऑप्शन देखिए, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है। तो भाई लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हमारे 7 है मूल राशियां। और यहाँ पे देखिए लंबाई है, द्रव्यमान है, आयतन आ गया। आयतन है क्या, आयतन तो हमारे मूल राशियां में है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, और वह देखिए हमें तीनों मूल राशियों में दिख रहा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसका मतलब ऑप्शन भी आपका सही है। इसमें देखिए लंबाई है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल क्या होगा, ये मूल राशि नहीं, ये व्युत्पन्न राशि होगी। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किसको कहते हैं, जो राशियां व्युत्पन्न मतलब किसी और के द्वारा उत्पन्न हो, तो जो राशियां मूल राशि से उत्पन्न होती है वो व्युत्पन्न कहलाती है। तो जो क्षेत्रफल है हमारा क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। तो लंबाई, द्रव्यमान, बाकी क्षेत्रफल उसमें है नहीं। इसमें देखिए लंबाई है, आयतन है, दाब है, ये दोनों क्या आ गए, ये व्युत्पन्न वाले आ गए, तो ये भी नहीं होगा। तो जैसे क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल लेना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कहेंगे। आप क्या कहेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कहेंगे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा। दोनों का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर ना। और हमें यहाँ पे मालूम है कि मूल राशि का मात्रक क्या था, लंबाई का मीटर था, मूल मात्रक था। और यहाँ पे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। कहां से आया, तो ये जो मीटर था, मीटर इंटू मीटर के मीटर स्क्वायर है। तो ये व्युत्पन्न राशि था, और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक किससे उत्पन्न हुआ, मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ। भाई मीटर का मीटर में गुणा किया, मीटर स्क्वायर बन गया। तो जो मूल मात्रक से मात्रक उत्पन्न होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो वो मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एक आयत का परिमाप होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, परिमाप होगा। एक आयत का परिमाप क्या होगा, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेमी व 18 सेमी है। आयत की परिमाप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है और उसकी परिमाप की बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, आयत। आयत क्या होते हैं, तो ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाती है। जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो यह भुजाएं देखिए आपस में बराबर है, और ये दोनों आमने सामने दोनों जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब यह क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। यहां पे बात क्या किया है, बात किया है कि आयत का परिमाप क्या होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, पहले क्या है लंबाई, तो पहला 20 सेमी क्या लंबाई कहलाएगा, बाद में चौड़ाई है तो बाद में 18 सेमी चौड़ाई कहलाएगी। मतलब इसका लंबाई चौड़ाई हमें दे रखा, लंबाई क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दे रखा है भाई, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने लिख लिया। अभी मैंने आपको बताया क्या आयत के बारे में, मैंने बताया आयत वह होता है जिनके आमने सामने की लंबाई क्या बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की लंबाई बराबर हो। कहिए आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब अगर 20 सेंटीमीटर तो सामने वाला भी क्या होगा, 20 होगा। आमने सामने बराबर होते हैं। अगर यह 20 सेमी दिया है तो यह भी 20 सेमी होगा, और अगर यह 18 है तो दोनों आमने सामने हैं तो इनकी भुजा बराबर होगी, तो यह भी 18 सेमी होगा। हमें चारों भुजाओं का मान पता चल गया। अब पूछा क्या था, आयत का परिमाप पूछा था। क्षेत्रफल पूछता तो हमें मालूम है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई दिया था तो इनकी जरूरत सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते भाई, 20 गुणे 18 कर देते, आयत का क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप का मतलब होता है परिमाप, माप का मतलब माप, परि का मतलब चारों तरफ, परिक्रमा होता है ना जैसे, तो चारों तरफ, तो वैसे परिमाप, माप ली जाएगी लेकिन परि मतलब चारों तरफ का। तो यहाँ पे क्या है भाई, आयत के चारों तरफ की माप का क्या मतलब हो गया कि चार, यह वाली लंबाई,
यह वाली लंबाई, यह वाली और यह वाली, चारों की लंबाई को आपस में जोड़ दे, चारों तरफ की माप पता चल जाएगी। भाई मैं बोलूं इसके चारों तरफ की माप क्या है, तो आप यहाँ से नापना शुरू करोगे, यहाँ 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 पूरा यहाँ नाप दोगे तो कहोगे यार चारों तरफ की इसकी माप हो गई। तो फिर क्या है, इधर देखिए 20 है तो आप लिख लोगे 20, फिर क्या है 18 है 18, फिर क्या है 20 है 20, फिर क्या है 18 है 18, चारों तरफ की हमने माप लिख लिया, चारों माप को जोड़ देंगे वही उसका चारों तरफ का माप या परिमाप हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। देखिए 20 20 40, 18 18 36, 40 प्लस 36, 40 30 70 76, किस में है सारी यूनिट, सेंटीमीटर में है, तो यह भी सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। आसान है, किसी भी चीज की परिमाप, वर्ग का पूछे, आयत का पूछे, और आपका वृत्त का पूछे, किसी का भी पूछे, उस परिमाप का मतलब है कि उसके चारों तरफ की माप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। दशमलव भिन्न को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए करना क्या होता है। दशमलव भिन्न हमारे पास यह दे रखा है, दशमलव में है और दशमलव वाले को साधारण में बदल देना है। क्या दे रखा है, 0.030 है, फिर 659 है। किस में बदलना है, साधारण में। मतलब साधारण में बदलने का मतलब है कि दशमलव में है, इसका दशमलव खत्म करके भिन्न में बदल देना है। दशमलव कैसे खत्म होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें गुणा करना पड़ता है। किसका गुणा करना पड़ता है, एक लिखते हैं और जितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है उतना ही एक के आगे जीरो लगा करके उसका गुणा करेंगे उस संख्या से, तो दशमलव खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है कि जितना इसमें देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद टोटल 6 संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितने का, तो एक लिख करके दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना ही एक के आगे जीरो बढ़ाएंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो हम 6 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस संख्या का सिर्फ गुणा ही नहीं करेंगे, उसी संख्या का गुणा करेंगे और उसी संख्या से क्या कर देंगे, भाग भी कर देंगे। उसी संख्या से क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6, जिस संख्या का गुणा करेंगे उसी संख्या से भाग करेंगे, तभी उस वैल्यू का मतलब रह जाएगा ना कि अब मैंने अगर इसमें इतना का गुणा इतने का भाग कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएगा फिर वही माना जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अब हमने आपको अभी बताया था कि कभी भी जब हम किसी संख्या में एक के गुणक में शून्य गुणा करते हैं तो एक के बाद जितना शून्य लगा होता है दशमलव उतना ही दाहिनी तरफ खिसक जाता है। तो यहां हम गुणा कर रहे हैं, एक के बाद 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो जब गुणा करेंगे तो यह दशमलव क्या होगा, 6 अंक दाहिनी ओर। गुणा करने पर दशमलव दाहिनी ओर खिसकता है कितना अंक, जितना एक के बाद जीरो लगा होता है। 6 जीरो लगा तो ये 6 अंक दाहिनी ओर दशमलव खिसकेगा, कितना अंक, 6 अंक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 9 के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो उसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं। किसी संख्या के पहले पड़ता था ना, 9 के बाद दशमलव लगाइए क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह एक तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, 659 आ जाएगा, दशमलव खत्म बटे यह जो संख्या थी इसको पूरा लिख लीजिए, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 0, यह आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। और अगर एक क्या साधारण भिन्न है अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना, तो इसी का भाग दे दीजिए, वो दशमलव वाले में चला जाएगा। मैंने बताया था भाग देते समय जी एक के बाद जितना जीरो लगा हो इसमें बाईं तरफ उतना ही दशमलव बढ़ जाता है। तो हमारे पास 3 ही संख्या है, जबकि इसमें 6 जीरो है, तो और बाकी कैसे बढ़ेगा, तो खुद से हम लोग बाकी 3 जीरो लगा करके फिर दशमलव लगाएंगे ताकि 6 अंक पे हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, कौन से वाले में है, देखिए 659 तो सब में है, इसमें 3 ही जीरो है, इसमें 4 जीरो है, इसमें 1 2 3 4 5 जीरो, जबकि हमें 6 वाला चाहिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए दशमलव भिन्न को किसमें बदलना है, दशमलव को जब हमें दशमलव को किसमें बदलना हो, प्रतिशत में बदलना। दशमलव को जब प्रतिशत में बदलना होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा। और अगर क्या करना हो, प्रतिशत दिया हो आपको, क्या दिया हो, प्रतिशत दिया हो, और उसको बदलना हो किसमें, दशमलव में, तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग 100 का
भाग करते हैं। बस इस चीज को आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, दशमलव भिन्न प्रतिशत में बदलना है। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा क्या दे रखा है, 0.456। किस में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है ना, प्रतिशत, सत का मतलब क्या, 100, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा। मैंने आपको बताया भी कि जब भी दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। हमने 100 का गुणा कर दिया। और इसके जस्ट हमने पहले आपसे बताया था कि कभी भी जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है दशमलव में, और जो आपकी संख्या एक के गुणक में जितना शून्य होता है, दशमलव किधर खिसकता है, दाहिनी तरफ। गुणा करते समय दशमलव दाहिनी तरफ, भाग करते समय दशमलव बाईं तरफ खिसकता है। तो गुणा किया जा रहा है तो दशमलव दाहिनी तरफ खिसकेगा। कितना अंक खिसकेगा, तो मैंने आपको बताया था कि एक के बाद जितना जीरो लगा होगा दशमलव उतना ही अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। 2 जीरो लगा है तो यहाँ पे देखिए 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव 4 5 6 था, 2 अंक जाने का मतलब 1 2, मतलब 4 5, 2 अंक खिसक गया। अब यहाँ लग जाएगा दशमलव 45.6, और क्या 100 को गुणा किया तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। आया समझ में, दशमलव पहले यहां था, 100 का गुणा किया, एक के बाद 2 जीरो हुए, इसलिए दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर खिसक गया। पहले यहां था 2 अंक 1 2, 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक करके प्रतिशत में बदल गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए वाला ये आपका सही हो जाएगा, 45.6। ठीक है, आसान है, इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी क्लासेस। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।